Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about the biochemistry of bonds. Biochemistry of bonds mean what is the composition of bond, what are the chemical reactions occurring in bonds, and what are the bond forming cells and what are the bond resorption cells. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ बॉन्ड्स कंपोजिशन में जो है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं उनमें हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन हैं और कोलेजन है। कोलेजन जो है वो कोलेजन 1 और कोलेजन 5 है। दीज आर द मेन कोलेजन्स प्रेजेंट इन दी बॉन्ड्स इन टाइप 1 कोलेजन और टाइप 5 कोलेजन। उसके अलावा जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में जो है हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम Ca10 PO4 6OH2, that is the formula that are the inorganic components contain calcium, phosphatine and hydroxylines. These are the that collectively called hydroxyapatite. These are the plus sodium, magnesium carbonate and fluoride. These are the inorganic components present in the bonds. कोलेजन जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है और कुछ जो है नॉन कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं। नॉन कोलेजन प्रोटीन्स में जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं। उसके अलावा जो है वो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं। ये प्रोटियोग्लाइकेन्स नॉन कोलेजन, ये जो है वो सारी क्या है नॉन कोलेजन प्रोटीन्स हैं। अच्छा, बॉन्ड जो है वो एक जो है वो डायनेमिक स्ट्रक्चर है। बॉन्ड का जो है वो डायनेमिक स्ट्रक्चर है। ये जो है इसमें रीमॉडलिंग होती है, रीमॉडलिंग होती है कि बॉन्ड जो है वो बॉन्ड रिसॉर्प्शन एंड बॉन्ड डेपोजिशन होती है। किस चीज़ की रिसॉर्प्शन और किस चीज़ की डेपोजिशन होती है? रिसॉर्प्शन मीन्स रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेटाइंस और डेपोजिशन मीन द डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेटाइंस। तो इसमें जो है रिसॉर्प्शन के बाद जो है वो डेपोजिशन होती है, न्यू बॉन्ड टिश्यूज़ बनते हैं। रिमॉडलिंग जो है वो परमिट करती है बॉन्ड्स को कि वो जो है फिज़िकल सिग्नल्स को अडेप्ट करे या हार्मोनल सिग्नल्स को अडेप्ट करे। उसके बाद जो है मेजर जो सेल्स इसमें होते हैं दैट आर दी सेल्स कौन कौन से हैं बॉन्ड्स के? ओस्टियोब्लास्ट एंड मेन जो है ओस्टियोक्लास्ट। These are the main cells. These are the bond forming cells and these are the bond resorption करते हैं, that causes the bond resorption या उसकी जो है वो डाइजेशन करते हैं। ठीक है। ओस्टियोसाइट्स जो हैं वो भी होते हैं, वो ओस्टियोब्लास्ट से बनते हैं। मैच्योर सेल जो हैं ओस्टियोसाइट्स होते हैं। ठीक है। मेन जो है वो ओस्टियोब्लास्ट हैं और ओस्टियोक्लास्ट हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो हैं ये जो हैं ओस्टियोक्लास्ट, पहले हम ओस्टियोक्लास्ट की बात करते हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसके अलावा जो है ये प्लोरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से जो है वो ऑब्टेन होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो है ये रफल फ्रिल बॉर्डर्स होते हैं इनमें जो बॉन्ड रिसॉर्प्शन करते हैं। रफल फ्रिल बॉर्डर्स का मतलब है कि इनके बॉन्ड मैट्रिक्स के साथ जो है वो रफल फ्रिल बॉर्डर्स होते हैं। दैट इज़ द स्ट्रक्चर, दैट आर दी रफल फ्रिल बॉर्डर्स। ठीक है। ये बॉन्ड रिसॉर्प्शन करते हैं। उसमें जो है वो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो हाइड्रोजन पंप से जो है वो हाइड्रोजन आयन एंटर होते हैं। डैट डिक्रीज द पीएच, लोअर द पीएच। ठीक है। पीएच लेस देन 4। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो ATPase पंप जो है वो एक्सपेल करता है प्रोटॉन को अक्रॉस द रफल बॉर्डर्स और रिसॉर्प्शन एरिया में। ये रिसॉर्प्शन एरिया है, दैट इज़ द resorption area that is attached with the in front of the matrix, bone matrix.
और ये क्या करता है, पीएच लोअर हो जाती है और इससे क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट की वो इंक्रीज़ हो जाती है। दैट लोअर द पीएच, लोअर से क्या होगा, पीएच लो होगी तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। डाइजेशन किसकी स्टार्ट होगी या सॉल्युबिलिटी किसकी स्टार्ट होगी, हाइड्रोक्सी एपेटाइट की, कैल्शियम और फॉस्फेट की। हाइड्रोक्सी एपेटाइट वही है, कैल्शियम और फॉस्फेट आयन जो है, तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट की जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो है इनमें लाइसोसोमल एसिड प्रोटीएजेस होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोमल एसिड प्रोटीएजेस। ये क्या करते हैं, इनका भी यही काम है, दैट कॉजेज दी डाइजेस्ट दी मैट्रिक्स प्रोटीन। अब उसके बाद जो है हम दूसरे सेल जो हैं उन ओस्टियोब्लास्ट हैं, ओस्टियोब्लास्ट जो हैं ओस्टियोब्लास्ट जो हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं और ये मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। ये मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं ये सेल्स। और ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट जो है वो मेसेनकाइमल सेल से डराइव होते हैं। उसके अलावा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन मैट्रिक्स। ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द न्यू बोन मैट्रिक्स। ओस्टियोब्लास्ट जो है वो cause mineralization of bones। mineralization mean deposition of mineral ions, ठीक है, mineralization of bones करते हैं, सही है। और कैल्शियम से और फॉस्फेट आयन से। और इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज होते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी मिनरलाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। also cause mineralization of bones। ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। इसके 4 आइसोजाइम्स होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के। इसने क्या करना है, इसने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करना है, प्रोवाइड करना है, जो OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा जब जो है हाइड्रोजन जो है वो ATPase फॉर्म के थ्रू जो है वो रफल बॉर्डर्स में एंटर हो जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का ये फंक्शन है। उसके बाद जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ बोन मेटाबॉलिज्म, फैक्टर्स in regulation of bone metabolism। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, नंबर 1 इज़ दी पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन इज़ द मेन फैक्टर इन्वॉल्व इन दी bone mineralization and regulation and metabolism, and the second one is the vitamin D3, vitamin D3, these two most important factors, and the calcitonin also। These are the factors involved in the metabolism and regulation of bone, जिसमें जो है वो रिमॉडलिंग होगी, बोन रिसॉर्प्शन भी होगी, बोन डिपोजिशन भी होगी। उसमें जो है वो सबसे पहले जो है हम जो है पैराथायराइड हार्मोन की बात करें तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन डायरेक्टली एक्ट करता है किस पे, बोन्स पे एक्ट करता है, बोन्स पे डायरेक्टली एक्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है, रिसॉर्प्शन करता है, रिसॉर्प्शन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, मोबिलाइज करता है कैल्शियम को, रिसॉर्प्शन और मोबिलाइजेशन करता है कैल्शियम की। और जो है वो उसके बाद जो है वो इंक्रीज इन PTH जो है आल्सो इंक्रीज, पैराथायराइड हार्मोन आल्सो इंक्रीज द विटामिन D3 और दैट कॉजेज द इंक्रीज कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन से कैल्शियम जो है उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। और रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कैल्शियम की जो है वो रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम की फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनीज वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम किडनी। इसके अलावा जो है वो इसके अलावा फॉस्फेट आयन के डिक्रीज़ होने से, फॉस्फेट आयन डिक्रीज़ होगा बाय इंक्रीज इट्स सेक्रेशन इन यूरिन, और इंक्रीज सेक्रेशन इन यूरिन एंड आल्सो डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनीज।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सबसे पहले क्या होगा, सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, सीरम कैल्शियम, इंक्रीज़ इन सीरम कैल्शियम। वो कैसे इंक्रीज़ हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ है कि अगर हम स्टार्ट से देखें, व्हेन द कैल्शियम लेवल इज़ लो, सीरम कैल्शियम इज़ लो, डिक्रीज़ इन सीरम कैल्शियम, उससे क्या होगा, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होगा, पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट, दैट कॉज द रिलीज ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ होगा। पैराथायराइड हार्मोन के रिलीज़ होने से क्या होगा कि किडनीज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा कैल्सिट्रायोल हार्मोन, कैल्सिट्रायोल, इंक्रीज़ इन कैल्सिट्रायोल और डिक्रीज़ इन दी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। पैराथायराइड हार्मोन ने क्या किया, किडनीज़ में जो है वो कैल्सिट्रायोल की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई और जो है कैल्शियम की एक्सक्रीशन डिक्रीज़ हो गई। अब जो है कैल्सिट्रायोल जो है वो कैल्सिट्रायोल क्या है, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफिरोल, दैट इज़ द विटामिन D3। कैल्सिट्रायोल क्या है, वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की इंक्रीज़ कर देगा, इंक्रीज़ इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है बोन्स जो हैं वो क्या करेंगी, बोन्स में क्या होगा, बोन्स रिलीज़ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन। अच्छा, पीटीएच जो है पैराथायराइड हार्मोन वो बोन्स पे एक्ट करेगा और बोन्स को एक्टिवेट करेगा और रिलीज़ करेगा कैल्शियम और फॉस्फेट आयन को, उससे कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होगा। और इसके अलावा किडनीज़ पे एक्ट करेगा तो कैल्सिट्रायोल की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी जिससे कैल्शियम की एक्सक्रीशन डिक्रीज़ होगी और जो है विटामिन D3 के थ्रू जो है वो उसकी प्रोडक्शन से जो है वो क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, दैट आल्सो लीड टू द इंक्रीज़ इन सीरम कैल्शियम लेवल। उसके अलावा जो है वो विटामिन D जो है वो लिवर में जो है वो कैल्सिडायोल में कन्वर्ट हो जाएगा। विटामिन D का क्या है, लिवर में कैल्सिडायोल में कन्वर्ट होता है, देन कन्वर्ट इनटू कैल्सिट्रायोल हार्मोन। कैल्सिडायोल क्या होता है, 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिट्रायोल, ठीक है। ये जो है वो किडनीज़ में जाके जो है वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में, कैल्सिट्रायोल में। कैल्सिट्रायोल की इंक्रीज़ प्रोडक्शन की वजह से, एक्टिवेट होने की वजह से जो है वो आगे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन डिक्रीज़ हो जाती है और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से इंक्रीज़ हो जाती है। दैट इज़ द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ द इंक्रीज़ इन सीरम, डिक्रीज़ इन सीरम कैल्शियम लेवल एंड देन लीड्स टू द इंक्रीज़ इन सीरम कैल्शियम लेवल। उसके बाद जब जो है वो फीडबैक इनहिबिशन होती है, फीडबैक इनहिबिशन के जब जो है वो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, फीडबैक इनहिबिशन में क्या है कि जब डिक्रीज़ इन कैल्शियम होगा, डिक्रीज़ इन कैल्शियम इन ब्लड, वो क्या करेगा, ये पहले मैंने बताया कि पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, उससे जो है पैराथायराइड हार्मोन जो है वो एक्टिवेट होगा, रिलीज़ होगा। उससे क्या होगा, 3 चीज़ें होंगी, इंक्रीज़ डिकम्पोजिशन ऑफ बोन, इंक्रीज़ डिकम्पोजिशन ऑफ बोन्स, उससे क्या होगा, इंक्रीज़ इन कैल्शियम। उसके बाद दूसरा इंक्रीज़ होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम intestine, and third one is the increase reabsorption of calcium from kidneys। इससे क्या हुआ, इन तीनों से इंक्रीज इन
कैल्शियम लेवल, सीरम लेवल, कैल्शियम सीरम लेवल। जब ये इंक्रीज़ होगा कैल्शियम सीरम लेवल, उससे क्या होगा, दैट कॉजेज़ दी इनहिबिशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड को जो है वो इनहिबिट कर देगा। दैट इज़ द फीडबैक इनहिबिशन। ये प्रोसेस हो गया कि डिक्रीज़ हुआ कैल्शियम सीरम कैल्शियम लेवल, उसने क्या किया, पैराथायरॉयड ग्लैंड को एक्टिवेट किया, उसने हार्मोन को रिलीज़ किया, हार्मोन ने जो है वो कैल्शियम की सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ा दिया। सीरम कैल्शियम लेवल जब बहुत एक्सेस में हो गया तो उसने क्या किया, फीडबैक इनहिबिशन करके पैराथायरॉयड ग्लैंड को इनहिबिट कर दिया। उसके अलावा विटामिन डी जो है वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। विटामिन डी इंक्रीज़ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। That is the regulation and feedback inhibition of the calcium and phosphate ions. अब जो है बोन्स में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहली जो डिजीज़ है वो है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। दैट इज़ द ब्रिटल बोन डिसऑर्डर। इसको हम जो है ब्रिटल बोन डिसऑर्डर भी कहते हैं। सही है। इसमें क्या होता है, बोन जो है नॉर्मली फ्रेजाइल हो जाती हैं बोन्स, फ्रेजाइलिटी जो है वो बोन की इंक्रीज़ हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती हैं बोन्स, फ्रेजाइल बोन्स, मल्टीपल फ्रैक्चर्स। और इसके अलावा जो है वो एक्सटेंसिव टाइम में जो है न्यू बॉर्न जो है उनमें हो जाती है। इन्फेंट्स जो है वो मे बी बॉर्न बट विद दी मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड नो सर्वाइवल रेट। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि एक जो है वो बिल्कुल इस ये जो है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट होती है ड्यू टू दी डिफेक्ट इन दी कोलेजन डिफेक्ट की वजह से होती है। कोलेजन की सिंथेसिस सही नहीं होती। जब कोलेजन की सिंथेसिस सही नहीं होती, कोलेजन की जो चेन होती है उसमें ग्लाइसिन अमाइनो एसिड की जगह जो है वो कोई भी हैवी अमाइनो एसिड आ जाता है, हैवी अमाइनो एसिड आ जाता है, जिसकी वजह से चेन उसकी सही नहीं बनती और उससे जो है वो कोलेजन में डिफेक्ट आ जाता है। उसके अलावा जो है वो अगर एक नॉर्मल चेन होगी, 3 चेन्स होती हैं, एक नॉर्मल होगी, 2 एबनॉर्मल होंगी, तो फिर भी जो है वो सर्वाइवल नहीं हो सकेगा। उसके अलावा जो है द सेकंड डिजीज़ इज़ दी ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस जो है दैट इज़ दी डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड आल्सो इसमें क्या होता है, बोन्स जब पोरस हो जाती हैं, इसको हम मार्बल बोन डिजीज़ भी कहते हैं। ये जो है इसमें बोन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ इन बोन डेंसिटी। इसमें जो है वो रिसॉर्ब नहीं होती बोन्स, ठीक है। बोन्स जो है वो ड्यू टू एनी ट्यूबुलर एसिडोसिस की वजह से या जो है वो सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन की वजह से कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से जो है वो बोन्स जो है वो उनमें उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम। और ये जो है ये होती है म्यूटेशन इन दी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2 में। इसमें जो है वो डिफेक्ट हो सकता है ड्यू टू एनी म्यूटेशन, जो है वो जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2 जो है वो क्या करता है, वो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कार्बोनिक एसिड जो है वो ये क्या करेगा, ये जो है हाइड्रोजन आयन ये न्यूट्रलाइज करेगा OH नेगेटिव आयन को, OH नेगेटिव आयन को। दैट OH नेगेटिव आयन is released from the H positive ion that is enter into the ruffle borders of intestine। ये जो था इधर जो हाइड्रोजन आयन था, ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वो जो बाकी बचा था उसको हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन आयन कार्बोनिक एनहाइड्रेज से आया था। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कम्बिनेशन जब होता है तो उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो एंजाइम के तौर पर एक्ट करता है, तो वो जो है वो न्यूट्रलाइज करता है उसको।
तो ये जो है न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि बॉन्ड रिसॉर्प्शन नहीं होगी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 जो है डेफिशिएंट होगा, तो क्या होगा कि अब नॉर्मल बॉन्ड रिसॉर्प्शन नहीं होगी। बॉन्ड रिसॉर्प्शन नहीं होगी, दैट लीड्स टू दी ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस जो है वो जनरलाइज प्रोग्रेसिव रिडक्शन बॉन्ड टिश्यू भी हो सकती है पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऑस्टियोप्रोसिस जो है ये मार्बल बॉन्ड डिसऑर्डर होती है और ये होती है ड्यू टू दी कार्बोनिक एनहाइड्रेस डेफिशिएंसी। उसके अलावा भी डिजीज़ हैं, रिकेट्स है, रिकेट्स होती है ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। रिकेट्स में जो है विटामिन डी डेफिशिएंसीज होती है। ऑस्टियोमेल्सिया होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी ड्यूरिंग एडल्टहुड। रिकेट्स जो है वो चाइल्डहुड में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। ऑस्टियोमेल्सिया जो है वो एडल्टहुड में होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजीज़ है, उसमें जो है वो उसमें भी जो है ना वो कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन जीन में डिफेक्ट होता है, दैट इज़ आल्सो जेनेटिक डिफेक्ट। ये जो है सारी डिजीज़ जो हैं ये ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और जो है वो विटामिन और कोलेजन की सिंथेसिस के इनहिबिशन की वजह से होती है।